हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 18 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उद्योग जो लगे होते हैं वो कुछ विशेष इलाकों में ही लगते हैं, तो वहाँ पर क्यों लगते हैं, यानी कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, औद्योगिक प्रक्रिया क्या होती है, ये सब कुछ हम आज की इस आसान सी वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 18 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 18 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का 5वां चैप्टर उद्योग पढ़ रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 27 नवंबर 2020। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। आपने देखा होगा कि उद्योग हर जगह नहीं लगे होते, बल्कि उद्योग लगाते समय हमें कई सारी बातों का ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उद्योग में करोड़ों की पूंजी लगी होती है और इसको आने वाले बहुत से वर्षों के लिए प्लानिंग करनी होती है। तो उद्योग है वो कहाँ पर लगेगा। मान लीजिए आपको उद्योग लगाना है, तो आप इस उद्योग को लगाते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखोगे। घर के पास लगाओगे या अपने मोहल्ले में लगाओगे? नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करनी होती है। तो वो कई सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम देखेंगे कच्चे माल की उपलब्धता, कि अब उद्योगों के लिए हमें कोई प्रोडक्ट बनाना। मान लीजिए हमारा चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग चीनी किससे बनाएंगे? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या? गन्ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक होता है कच्चे माल की उपलब्धता। जैसे पटसन उद्योग है, पश्चिम बंगाल में अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पटसन वहीं होती है। ऐसे ही लोहा इस्पात उद्योग है, वो छोटा नागपुर पठार के आसपास। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर लोहा इस्पात के लिए जो कच्चा माल उपलब्ध है वो वहीं है। लोहा इस्क चाहिए, वहाँ पर कोयला चाहिए। तो पहला कारक जो हमें ध्यान में रखना होता है उद्योग के लिए कि कच्चा माल उपलब्ध हो, वहाँ पर ये उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद दूसरा उपयुक्त भूमि, यानी कि भूमि काफ़ी ज़्यादा जो हमें भूमि की आवश्यकता होती है उद्योग लगाने के लिए, तो जहाँ पर सस्ती भूमि उपलब्ध हो वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है। इसलिए आमतौर पे शहर में उद्योग नहीं लगते, वो बाहर लगते हैं, शहर से कुछ दूरी पर लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़मीन थोड़ी सस्ती होती है। तीसरा, जल की आपूर्ति। तीसरा जो कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है या जिसको हमें ध्यान में रखना होता है वो है जल। अब ये देखिए, बड़े उद्योग होते हैं, उसमें 10,000 से लेकर के 50,000 श्रमिक काम करते हैं। उनके रहने के लिए, उनके डे टू डे जो रूटीन है उसके लिए पानी की आवश्यकता है। ये तो चलो उनकी रूटीन के लिए, अब प्रोसेस के लिए भी बहुत पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़्यादातर जो उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग, वो तो नदी के किनारे ही रखते हैं, या फिर कहीं और भी लगेंगे तो वहाँ पर ये फिक्स करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि पानी उपलब्ध हो। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, पटसन उद्योग है, ये तो नदी के बिना लग ही नहीं सकते। तो जल की उपलब्धता है, ये भी ध्यान में रखनी होती है। चौथा है श्रम शक्ति, सस्ता श्रम, यानी कामगार जो काम करेंगे। अब बड़े उद्योगों में 10,000 से लेकर के कितने लाखों मजदूरों की आवश्यकता होती है। अब मजदूर भी उपलब्ध हो और सस्ते भी उपलब्ध हो, ये चीज़ भी हमें देखनी है, क्योंकि जितने सस्ते मिलेंगे उतना ही लाभ अधिक होना है। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए जो बड़े उद्योग होते हैं जिसमें ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है वो वहाँ लगते हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, इन राज्यों में लगे हुए हैं। कभी आपने देखा कि बड़े उद्योग हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में लगे हो? नहीं होते। उसके बाद पूंजी की आवश्यकता। पैसे के बिना कुछ नहीं होता, तो पैसा चाहिए होता, बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये भी जहाँ पर पूंजी आसानी से अवेलेबल हो, यानी कि जहाँ पर बैंक लोन देने के लिए तैयार हो, वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है। इसके साथ साथ परिवहन के साधन। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए कच्चा माल कैसे आएगा? परिवहन के साधनों से आएगा। और तैयार माल को मार्केट तक भी भेजना है, तो उसके लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होगी। जो भारी उद्योग है वो तो रेलवे पे डिपेंड करते हैं। जहाँ पर रेल होगी वहीं पर ये उद्योग लगेंगे, क्योंकि रेलवे सस्ता पड़ता है। जैसे हम अगर दिल्ली से कोलकाता जाएं तो हमें हर एक रेलवे स्टेशन पर एक चीनी मिल मिलेगी, क्योंकि ये एक भारी उद्योग है। ऐसे ही लोहा इस्पात उद्योग वहीं है जहाँ पर रेलवे लाइन है। तो परिवहन के साधन है, इनको भी ध्यान में रखना होता है। उसके बाद है बाजार की व्यवस्था, यानी बाजार। अब प्रोडक्शन किस लिए करें? बाजार में बेचना है।
अब बाजार जितना नज़दीक होगा उतना ही परिवहन की लागत कम होगी, जितनी लागत कम होगी उतना ही मुनाफा अधिक होगा। तो ये सारे कारक है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब उद्योग लगाते हैं। कौन कौन से? कच्चा माल, कच्चे माल की उपलब्धता, ज़मीन, सस्ती ज़मीन, जल की जो आपूर्ति है, श्रम शक्ति यानी कि सस्ता श्रम, पूंजी, परिवहन के साधन और बाजार। ओके, तो इन जो कारकों को हमें ध्यान में रखना होता है। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन देती है कि वहाँ पर भी उद्योग लगे। जैसे वो कम दाम पर कि आपको विद्युत दी जाएगी, परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और सस्ते में ज़मीन दी जाएगी। तो ऐसे भी कोशिश होती है सरकार की कि वहाँ पर भी इक्का दुक्का उद्योग लगे, धीरे धीरे उन क्षेत्रों का विकास हो। हालांकि उद्योग जब लगते हैं तो वो उपरोक्त जो कारण हमने डिस्कस किए कारक, उनको ध्यान में रखा जाता है। इन उद्योगों की स्थापना से कई सारे लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? जैसे रोज़गार में बढ़ोतरी होती है, देश की अर्थव्यवस्था है वो सुधरती है, देश को आर्थिक लाभ होता है। इसके साथ साथ नगरों और शहरों का विकास होता है, गरीबी में कमी आती है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। तो कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो ये हुआ उद्योग कहाँ लगाने चाहिए, यानी कौन से कारक है जो इनकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। और दूसरी हमने बात की कि उद्योगों से लाभ क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र मतलब औद्योगिक सिस्टम क्या है। इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है उसमें 3 चीज़ें शामिल होती है। पहला तो निवेश। निवेश में क्या क्या कि निवेश में हमें पहले तो एक तो बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी ना, जहाँ कारखाना है, निवेश करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कच्चा माल भी चाहिए, मशीनें चाहिए, भूमि चाहिए, कच्चा माल चाहिए, हमें मजदूर चाहिए, हमें जल को उपलब्ध करवाना है, परिवहन की सुविधा को उपलब्ध करवाना है, विद्युत को उपलब्ध करवाना है। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन से पहले ही करनी है अपने को। यही करेंगे ना, कारखाना लगाएंगे तो हम भूमि चाहिए, बिल्डिंग खड़ी कर दी, मशीनें लेके आएंगे, मजदूरों को हम रखेंगे काम पर, परिवहन के साधनों को देखेंगे, ये सारा काम करेंगे। ये होता निवेश, हमारा पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ये होता निवेश। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया क्या होगी? निवेश की। उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसको प्रक्रम बोलेंगे। प्रोसेस में क्या होगा? कच्चे माल से तैयार माल बनाएंगे, यानी कि प्रोसेस होगी। प्रोसेस के बाद क्या होगा? आउटपुट होगा, निर्गत, यानी कि माल तैयार किया जाएगा। ओके, तो 3 प्रक्रिया होती है औद्योगिक तंत्र में। निवेश यानी कि हम उद्योग की तैयारी करेंगे। उसके बाद प्रक्रम है, प्रक्रम में हम कच्चे माल को शुद्ध माल में, तैयार माल में बदलेंगे। जैसे गन्ने से चीनी बनाना है तो जो चीनी बनेगी उसे हम प्रोसेस बोलेंगे, गन्ने से तो चीनी बन गई। और तीसरा है आउटपुट। आउटपुट मतलब कि अंतिम वस्तु को जो है उसको तैयार करके मार्केट में बेचना, तभी आय होगी। तो 3 प्रक्रिया होती है इसमें। इन्वेस्टमेंट होता है आई, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट जो आप कंप्यूटर में पढ़ते हो, इनपुट करते हैं ना, टाइप करते हैं, इनपुट हो गया। फिर जो मोबाइल है हमारा प्रोसेस करता है, सर्च करता है, फिर आउटपुट आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो यही सब कुछ औद्योगिक तंत्र में होता है। तो IPO 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये बात हुई औद्योगिक तंत्र की। अब औद्योगिक तंत्र में जैसे हम काफ़ी सारे उदाहरण ले सकते हैं कि औद्योगिक तंत्र में कैसे काम होता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया, गन्ने से चीनी बनाना। ऐसे ही कपास से कपड़ा बनाना, ये भी क्या है? औद्योगिक तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें कपास पहले कारखाना स्थापित करेंगे, उसके बाद प्रक्रम होगा जिसमें कपास से धागा बनेगा और कपड़ा बनेगा, और आउटपुट में वो कपड़े से कमीज़ बनाई जाएगी, मार्केट में बेची जाएगी। उसके बाद तीसरी एक और आज हम टर्म समझेंगे, वो है औद्योगिक प्रदेश। क्या होता है औद्योगिक प्रदेश? इंडस्ट्रियल जोन। ओके, कई बार आपने इस शब्द को सुना होगा। इंडस्ट्रियल जोन क्या होता है? कई बार एक जगह पे एक उद्योग लगा, उसके बाद दूसरा उद्योग लगा, तीसरा लगा, धीरे धीरे पास पास बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं औद्योगिक जोन। जैसे नोएडा में है, जैसे दिल्ली NCR में, फरीदाबाद, गुड़गांव में, सोनीपत, बहादुरगढ़ में बहुत सारे उद्योग लगे हैं। तो ये क्या है? दिल्ली NCR इंडस्ट्रियल जोन बन गया है, तो इसे बोलते हैं औद्योगिक प्रदेश। ओके, कि कई बार पास पास बहुत सारे उद्योग विकसित हो जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे औद्योगिक प्रदेश। तो ये जो आप सोशल साइंस पढ़ते हो, इसमें पर्सन आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है, आपको जैसे समझ में आया, हमें रट्टा नहीं लगाना होता। तो आपको जैसे समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक प्रदेश की कई बार पास पास बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं औद्योगिक प्रदेश। जैसे दिल्ली NCR औद्योगिक प्रदेश, मुंबई औद्योगिक प्रदेश,
ऐसे ही बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता औद्योगिक प्रदेश। ओके, ऐसे विश्व में भी है बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश, जैसे पूर्वी अमेरिका में है, पश्चिमी और मध्य यूरोप में लगे हुए हैं, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में लगे हुए हैं। ओके, ज़्यादातर जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं वो तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, विश्व के जो ज़्यादातर औद्योगिक प्रदेश है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, की जो बाज़ार है, मार्केट है, उसकी उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें एक एक्टिविटी दी गई है और उसके बाद 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहली एक्टिविटी है, उसको हमने पहला क्वेश्चन मान के पहले हम क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो उद्योग लगाने के लिए हमें निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कच्चे माल कहाँ उपलब्ध है वो हम ध्यान रखेंगे, तभी उद्योग लगेगा। दूसरा, जल की उपलब्धता। तीसरा, सस्ता श्रम होना चाहिए, यानी कि सस्ते मजदूर। चौथा, परिवहन के साधन। और 5वां, बाजार। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम उद्योग लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो औद्योगिक तंत्र औद्योगिक प्रणाली को ही कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें शामिल होती है, निवेश, प्रक्रिया तथा आउटपुट। इनसे औद्योगिक प्रणाली बनती है। निवेश में कच्चा माल, भूमि की लागत, श्रम, मशीनरी, परिवहन, बिजली, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया से कच्चे माल को हम किस में बदलेंगे, तैयार माल में, यानी कि आउटपुट में बदला जाएगा। और आउटपुट जो तैयार माल हुआ वो मार्केट में बेचा जाएगा, इससे लाभ मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक प्रदेश क्या होता है कि जब किसी स्थान पर अनेक उद्योग पास पास स्थापित हो जाते हैं तो उसे हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई औद्योगिक प्रदेश इत्यादि, ये हम उदाहरण एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया कि उद्योग की स्थापना के लाभ क्या है, कुछ लाभ बताइए। तो हम 4 लाभ यहाँ पर लिख रहे हैं, आप और भी लिख सकते हो। पहला, देश का आर्थिक विकास होता है, इससे रोजगार में बढ़ोतरी होती है, बहुत सारे लोगों को काम धंधा मिलता है। इससे गरीबी में कमी आती है, जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी। और इससे शहरों का भी विकास होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि है कि आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों से बनकर आती है। तो मैंने 10 वस्तुएं लिखी है, हालांकि घर में सभी वस्तुएं जो उपलब्ध है वो सभी औद्योगिक वस्तुएं, जैसे चीनी, फर्नीचर, नोटबुक, बर्तन, कपड़े, मोबाइल, सीमेंट, बेडशीट, ट्यूबलाइट, टीवी, ये सभी वो वस्तुएं जो उद्योगों से बनकर हमारे घरों में पहुंचती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।